अगर आप इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि आपको स्टॉक कब खरीदना चाहिए या फिर कब बेचना चाहिए, या आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है या फिर नहीं है, आपका पोर्टफोलियो आपको कितने ज्यादा रिटर्न देगा या फिर नहीं देगा, अगर इन सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। तो जिसमें से पहला स्टेप है सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग के 5 रूल, जिसमें से रूल नंबर 1 है आपका होमवर्क। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था ना दोस्तों, तो मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, पर इन्वेस्टिंग के फील्ड में आपको होमवर्क करना कंपलसरी हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वो अपना होमवर्क ठीक से कर रहे हैं, पर वो ठीक से नहीं करते। जब तक आपको ठीक से ये नहीं पता चल जाता कि आप कौन सा बिजनेस खरीदने वाले हो, तब तक उस बिजनेस को ना खरीदें, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उसके बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लेते हो। अगर आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर वो बिजनेस है क्या, वो कंपनी क्या करती है, कैसे अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि आपका कंपटीटर कौन है। हाँ, भले इसमें थोड़ा टाइम और एफर्ट जरूर लगेगा, पर ये करना तो जरूरी है। तो सेकंड रूल है इकोनॉमिक मोड ढूंढना। दोस्तों, इकोनॉमिक मोड का सीधा सा मतलब ये है कि उस कंपनी के पास ऐसी स्पेशल चीज ढूंढना जो उसे दूसरी कंपनियों से बेहतर बनाती है। जैसे दुनिया में बहुत सी कार बनाने वाली कंपनियां फ्यूल वाली कार बना रही थी, पर वही इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और एआई की हेल्प से ऑटो ड्राइविंग वाली कार बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला बन गई। इस कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल और एआई ऑटो ड्राइविंग इनकी कंपनी का इकोनॉमिक मोड है, पर कई कंपनियां अपने इकोनॉमिक मोड को छुपा कर रखती हैं ताकि उसे कोई कॉपी ना कर सके। जरूरत पड़ने पर वो उसे पब्लिक करती हैं। इसलिए इकोनॉमिक मोड का पता लगाना इन्वेस्टिंग का एक अहम पार्ट है। तो रूल नंबर 3 है एक सेफ्टी मार्जिन जरूर देखिए। सिर्फ एक अच्छी कंपनी का पता लगाना आपका आधा काम है। अगर आप सिर्फ जानी मानी कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो कंपनी ओवर वैल्यूड है तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। जैसे अगर कोको कोला को लें तो ये सबको पता है कि वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, पर ये इन्वेस्टिंग के लिए और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। अगर आप 1990 में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते तो आपको काफी हद तक अच्छे रिटर्न मिल जाते, पर कई लोगों ने कोक की कमाई से उसमें 50 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो उन लोगों को रिटर्न से जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने अपने सेफ्टी मार्जिन का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। सेफ्टी मार्जिन इस बात का ध्यान रखता है कि अगर आपने कंपनी की वैल्यू ज्यादा लगा ली हो तब भी आपको लॉस नहीं होगा। तो रूल नंबर 4 है लंबे समय के लिए रुकना। हम लोगों को ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जल्दी है। पेशेंस नाम की चीज हम लोग अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो क्या उसे जल्दी बेच देते हैं? अगर आप कोई भी फ्रिज या फिर टीवी लेकर आते हैं तो क्या उसे आप अगले दिन ही बेच देते हैं? नहीं ना। तो आप उस खरीदे गए स्टॉक को इतनी जल्दी क्यों बेच देते हैं? बल्कि शॉर्ट टाइम के लिए लगाई गई इन्वेस्टिंग हमें महंगी पड़ती है। हमें टैक्स पे करना पड़ता है, स्टॉक ब्रोकर की फीस देनी पड़ती है। अगर हम लोग स्टॉक को जल्दी जल्दी बेचते और खरीदते हैं तो ये टैक्स का खर्च ना हमारे रिटर्न से भी ज्यादा हो जाता है। तो रूल नंबर 5 आपको सिखाएगा कि स्टॉक आपको कब बेचना है। देखिए, जितना जरूरी ये समझना है कि आपको स्टॉक कब खरीदना है, उतना ही ज्यादा ये जरूरी है कि आपको स्टॉक कब बेचना है। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग स्टॉक को मॉनिटर करते रहते हैं, बल्कि हमें स्टॉक को नहीं उस कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए। स्टॉक के प्राइस को दिन में 10 बार देखने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। कंपनी को एनालाइज करना चाहिए, उसका कैश फ्लो देखना चाहिए और उसके फ्यूचर के प्लान क्या क्या है, ये सब हमें देखना चाहिए। तो चलिए उन मिस्टेक को समझते हैं जो हमें इन्वेस्टिंग करते टाइम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा रिस्की और बोल्ड स्टॉक बिल्कुल ना खरीदें। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत से पेनी स्टॉक रखे हुए हैं तो आप खुद से ज्यादा रिटर्न पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। आप लोग कई कहानियां सुनते हैं कि ये वाला पेनी स्टॉक कुछ ही दिनों में अपनी प्राइस से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ ही मामलों में होता है कि एक पेनी स्टॉक अपने प्राइस से 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ जाए। हाँ, भले ही पेनी स्टॉक काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और दोस्तों, हम लोग ये उम्मीद लगाकर बैठ लेते हैं कि इस बार कुछ अलग होगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट में ही क्यों ना हो। अगर आप स्टॉक मार्केट का फ्यूचर थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं तो उसके पीछे की हिस्ट्री को आपको समझना होगा। तो सेकंड है मार्केट डाउन होते ही घबरा जाना। अक्सर लोग मार्केट के डाउन होते ही घबरा जाते हैं और उससे बाहर निकलने की सोचने लगते हैं, पर दोस्तों उसी टाइम सारे स्टॉक अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी खरीदना नहीं चाहता। तो यही वो टाइम है जब आपके पास मौका होता है महंगे स्टॉक को सस्ते में खरीदना। और अक्सर हम लोग ना इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है हम उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, पर दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि जो प्रोडक्ट हमें पसंद आ रहा है वही एक बेहतर प्रोडक्ट साबित हो। हर अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट एक बड़ा प्रॉफिट नहीं दे पाता।
तो थर्ड है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट से कब बाहर निकलना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी आपको ये नहीं बता सकती कि कब तक आपको मार्केट में रहना है या उससे कब बाहर निकलना है। ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। और अगर आप मार्केट के वैल्यूएशन को अनदेखा कर देते हैं तो आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे इंटरनेट बबल के टाइम आप याहू में एक अच्छा पैसा बना सकते थे, पर तब जब आप टाइम से उससे बाहर निकल आते। और दोस्तों, हम लोग एक बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं कि हम लोग कंपनी की अर्निंग पर भरोसा कर बैठते हैं। देखिए, कंपनी की अर्निंग ना कैश फ्लो जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बिजनेस की असली हेल्थ के बारे में बताता है। ये सब जानने के बाद हम लोग तीसरे स्टेप पर बढ़ते हैं, जो है इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कई लोग वीडियो छोड़कर अभी तक जा चुके होंगे, पर जो लोग अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वीडियो की असली वैल्यू यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता लगाना होगा कि कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट बना रही है, उस कंपनी के एसेट उसे कितना रिटर्न दे रहे हैं। आप कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और ऐसा क्या है आपकी कंपनी में जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है। आपकी कंपनी का कस्टमर आखिर उनसे क्यों अट्रैक्ट होता है और आपकी कंपनी कितने लंबे टाइम तक अपने कंपटीटर से आगे रहेगी। ये सब जानना भी एक अहम पार्ट है। फिर कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एनालाइज करना होगा। भले ही इसे ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, पर जिस इंडस्ट्री की वो कंपनी है, जैसे व्हीकल, एफएमसीजी या फिर ग्रीन एनर्जी, उसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों की सेल और अर्निंग को आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। और इस इन्वेस्टिंग के बिजनेस को आप 3 पार्ट में समझकर काफी इजी कर सकते हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट होती है। वो आपको बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। और सेकंड है इकोनॉमिक स्टेटमेंट। ये आपको बताएगी कि एक साल में कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा अपना गवाया है। और थर्ड आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, फिर उसके बाद वो कितना पैसा बचाया। पर दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंतर होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने अपने 10,000 प्रोडक्ट बेचे हैं और उन 10,000 प्रोडक्ट का पैसा उन्हें नहीं मिल पाया। फिर जब उनका क्वार्टरली स्टेटमेंट बनता है तो वही कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में दिखाएगी कि 10,000 प्रोडक्ट की सेल हुई है, पर वहीं बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा कि 10,000 प्रोडक्ट के पैसे आने अभी बाकी हैं। आपको सेल्स और रेवेन्यू दोनों पर ही ध्यान देना होगा। अगर इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल दिखाती है पर जिसके अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आगे जाकर बन सकती है। चलिए थोड़ा कंपनी को भी एनालाइज कर लेते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कंपनी आखिर किस रीजन से ग्रो हो रही है। देखिए, किसी भी कंपनी का पिछला ग्रोथ रेट कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। पिछले ग्रोथ रेट को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि आगे भी कंपनी ग्रो होगी या फिर नहीं होगी। ग्रोथ रेट आमतौर पर 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है ज्यादा प्रोडक्ट या ज्यादा सर्विस बेचने पर, दूसरा है प्राइस बढ़ा देने पर, तीसरा है नए प्रोडक्ट या नई सर्विस बेचने पर, और चौथा है किसी कंपनी को खरीद लेने पर। और हाँ, इसी के साथ आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी की कोई सॉलिड फाउंडेशन है या फिर नहीं है। कंपनी कहीं अपनी वैल्यू से ज्यादा कर्जे में तो नहीं डूबी। तो चलिए एक ठीक ठाक बिजनेस और एक बेहतर बिजनेस के बीच के फर्क को थोड़ा समझ लेते हैं। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जहाँ के मैनेजर ऐसे ट्रीट करते हो मानो उनकी कंपनी में कोई हिस्सा हो। और ये जरूर चेक कर लीजिए कि मैनेजमेंट अपने आप को कितना पे कर रहा। ध्यान दीजिए कि कंपनी में टॉप के एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पैसा ना मिल रहा हो, और जो कंपनी इसके कंपटीशन में है उसके सीईओ को कितनी सैलरी मिल रही है, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी कहीं ज्यादा पे तो नहीं कर रही। इसी के साथ आपको कंपनी के मैनेजमेंट का कैरेक्टर भी पता होना चाहिए। कहीं वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अपने परिवार, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहा। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैनेजमेंट के ही परिवार वाले हैं? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भले ही मैनेजमेंट अच्छा हो, ईमानदार हो, पर इसके अलावा उसे बिजनेस चलाना भी आना चाहिए। और अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है भी और वो इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने का वादा करते हैं, तो क्या वो सच में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर नहीं करते? अगर कंपनी आपसे कुछ पूछ रही है या फिर अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना कर रही है, तो ये कंपनी के अच्छे साइन नहीं है। और अगर कंपनी का कैश फ्लो लगातार गिरता जा रहा है, तो आपको खास करके ध्यान देना है। और दोस्तों, आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उस स्टॉक की वर्थ है कितनी, क्या वो स्टॉक सच में खरीदने के लायक भी है। इंट्रिंसिक वैल्यू से आप कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टॉक का प्राइस देखकर आप कंपनी की एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं मान लेता हूँ कि एक पेन की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है। अब वो दुकान वाला उस पेन को 150 में भी बेच सकता है या फिर 50 में भी बेच सकता है। और कंपनी के वर्थ को आप ऐसे समझ लीजिए, कंपनी मान लो प्रॉफिट कमाती है, उसमें से कुछ पैसा खर्च पर चला जाता है, कुछ री इन्वेस्ट हो जाता है और बचा हुआ पैसा फ्यूचर कैश फ्लो बन जाता है। यही हमारे स्टॉक का वर्थ होता है। तो अब बारी आती है कंपनियों के सेक्टर को समझने की। देखिए दोस्तों, हेल्थ केयर ना इंसान की जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इस वजह से हम इन सेक्टर में ज्यादा रिटर्न पाने की उम्मीद रख
रख सकते हैं। इकोनॉमिक मोड के लिए इन कंपनियों के पास पेटेंट प्रोटेक्शन और हाई स्टार्टअप कॉस्ट होनी चाहिए और वे कंपनियां जो ड्रग्स यानी दवाइयां बनाती हैं उन पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अच्छे रिटर्न की गारंटी नहीं देती। देखिए ड्रग्स बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो हमेशा सक्सेसफुल भी नहीं होते और कंज्यूमर सर्विस सेंटर वाली कंपनियां हम लोग रोज ही देखते हैं। हम उनके स्टोर से सामान खरीद कर लाते हैं और खाना खाते हैं। इनमें मैकडोनल्ड, टारगेट, गैप जैसे स्टोर आते हैं। कंज्यूमर सर्विस सेक्टर ना पिछले सालों में काफी डेवलप हुआ है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ना हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और दूसरा है फुल सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आप पहले काउंटर पर जाते हैं, फिर पे करते हैं, उसके बाद आपको खाना मिलता है। जबकि फुल सर्विस रेस्टोरेंट में एक वेटर आपके पास आता है, आपका ऑर्डर लेता है, खाना देता है, फिर उसके बाद आप लोग पे करते हो। ज्यादातर कंज्यूमर सर्विस सेक्टर की कंपनियां बहुत अच्छी और तेजी तरीके से ग्रो कर लेती हैं, पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। तो इनमें आप वो कंपनियां ढूंढिए जिन्होंने कंज्यूमर का विश्वास जीता हो। और दोस्तों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ना थोड़ी कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि इसमें क्रिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम क्योंकि ये सर्विस इंटरनेट में लगभग फ्री में डिलीवर की जाती है। और हार्डवेयर सेक्टर में ना इकोनॉमिक मोड ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। अगर अभी आपने कोई भी कंप्यूटर खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट में उससे कम कॉस्ट में और उससे बेहतरीन कंप्यूटर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आएगा और जब तक आप रिस्क को कम करना नहीं जान पाओगे तब तक ये सिर्फ एक जुआ है। तो इसलिए एक इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ये सब बातें जानना जरूरी है जो हमने इस पूरी समरी में बताया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।